Hi guys, today we are going to talk about your favorite personality, narcissistic personality disorder. I know that you know many things about narcissistic personality disorder because we have already watched many short videos and long videos about narcissistic personality disorder. But आज मैं आपको बताऊंगा DSM-5 के क्राइटेरिया के अनुसार. अब व्हाट इज DSM-5? DSM-5 साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट का वो बाइबल है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो गीता, भगवद गीता, या फिर वो कुरान है जिसमें हर चीज़ डिटेल में बताई गई है, हर डिसऑर्डर के बारे में या फिर साइकोलॉजी में जितने भी डिसऑर्डर्स है हर चीज़ के बारे में उसका क्राइटेरिया बताया गया है, और उसके साथ साथ उसका ट्रीटमेंट भी बताया गया है और डायग्नोसिस भी बताया गया है. मतलब ऑलमोस्ट अगर आप उसमें ढूंढने जाओगे तो आपको हर बीमारी का इलाज, साथ ही साथ उसे ढूंढने का तरीका भी बताया है. तो दिस इज़ व्हाट फॉलोड बाय एवरी साइकोलॉजिस्ट. अगर आप मुझे पूछोगे कि सर आपको हर चीज़ कहाँ से मिलती है, तो ये DSM-5 से ही मिलती है. और दूसरा है ICD-10 जिसको भी पीपल फॉलो करते हैं. बस इसी का एक अलग तरीके का वर्जन है विच इज़ लिटिल बिट डिफरेंस बट गिव्स द सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बट इन डिफरेंट लैंग्वेज. अगर आपको ये चाह के फॉलो करना है DSM-5 को तो थोड़ा सा मुश्किल जाएगा समझने में. सो दैट्स वाई हम DSM-5 से ही कुछ पॉइंट्स उठा के इस चैट जीपीटी के जनरेटेड ग्राफिक से बनाए. ऑब्वियसली अगर इसको मैं खुद से बनाने की कोशिश करूँगा तो बहुत मेहनत लगेगी. तो जस्ट टू सेव टाइम आई हैव यूज दिस बट इट वाज रियली हेल्पफुल. थैंक यू सो मच फॉर दैट. अरे कहाँ गया माउस? हाँ, ये अभी देखो, हमें नीचे के कुछ 5 चलो मैं थोड़ा सा ना नॉर्मल होके बात करता हूँ. अब ये जो नीचे के दिए गए सिम्टम्स है ना, उस हिसाब से हमें ढूंढना है कि कौन नार्सिसिस्ट है. वैसे तो ये वीडियो कम्प्लीटली एजुकेशन पर्पज़ के अनुसार, मतलब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ना कि किसी को भी लेबल करने के लिए. तो मैं ना हर चीज़ को आपका मिसकंसेप्शन निकालने की कोशिश करूँगा कि आप जिस किसी को भी नार्सिसिस्ट कहना चाहते हैं उससे पहले आप बहुत ज़्यादा सोचें. मैं तो कहता हूँ कि एटलीस्ट यू शुड नॉट कंसिडर एनीबडी अराउंड यू एज अ नार्सिसिस्ट. वैसे तो हर इंसान में आपको ये बिहेवियर पैटर्न्स देखने को मिलेंगे. फिर एग्जैक्टली नॉर्मल बिहेवियर को और नार्सिस्टिक बिहेवियर को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, तो मैं आपको हर एक चीज़, हर एक पॉइंट पे डिटेल में एग्जांपल दूंगा. और इस वीडियो को जितना ज़्यादा बड़ा हो सके उतना बड़ा रखूँगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी इसे पूरा देखने की. सो जस्ट कीप वॉचिंग. मुझे तो पता है, आई कैन आइडेंटिफाई, आई कैन सेव माई सेल्फ, बट आई एम मेकिंग दिस फॉर यू. थैंक यू सो मच. हाँ, तो पहला है इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस. थोड़ा जूम मार दूँ. हाँ देखो, पहला ये है, अरे ये है सेल्फ इम्पोर्टेंस का गेम. इन्फ्लेटेड मतलब क्या? बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होना चाहिए. अब आप सोचोगे कि यार मैं भी खुद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, तो क्या मैं नार्सिसिस्ट हूँ? नो, दैट इज जस्ट अ नार्सिस्टिक ट्रेट. अगर कहा जाए ना तो नार्सिज्म हर इंसान में होता है, बस कुछ अमाउंट में. समझ रहे हो? इट्स जस्ट लाइक दैट कि हर इंसान को बुखार होता है, हर इंसान को सर्दी भी हो सकती है ना, कोल्ड, कफ, मतलब ये सारी नॉर्मल बीमारियां जो हर इंसान को ऑकर मतलब हो सकती है. चाहे वो बॉडी पेन हो, थकवा हो, ये सारी चीज़ें सिम्टम्स आपके बॉडी दिखाती है आपको. तो क्या आप खुद को बहुत बड़ी बीमारी का लेबल लगा सकते हो? नहीं. वैसे ही नार्सिस्टिक डिसऑर्डर का भी वैसा ही है कि आप में अगर खुद को इम्पोर्टेंस देने की काबिलियत है देन इट्स गुड साइन. बट अगर ये हद से ज़्यादा हो जाए ना बेटा, तो समझ लेना कि यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक ऑफ समथिंग. समझ रहे हो? एंड आई कैन नॉट डिफ्रेंशिएट इट कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो खुद को और कितना कम दे रहे हो. उसमें कोई बाउंड्रीज ही नहीं है. हाँ, पर अगर आप खुद को तो इम्पोर्टेंस देते हो, बट साथ ही साथ बाकी लोगों को भी इम्पोर्टेंस देते हो, उनकी फीलिंग्स को भी इम्पोर्टेंस देते हो, उनकी एक्टिविटीज़ को इम्पोर्टेंस देते हो, देन दैट इज़ द गुड साइन. मतलब खुद को इम्पोर्टेंस देना इज़ गुड, बट साथ ही साथ लोगों को भी इम्पोर्टेंस देना मतलब आप नार्सिसिस्ट से बाहर रहते हो. बट देर आर सम पीपल हु डू नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू अदर्स. उनके लिए सिर्फ एक ही इंसान होता है, वो है खुद. ठीक है, शुरू में तो तुम्हें पता नहीं चलता कि वो खुद को कितना इंपॉर्टेंट समझ रहा है, बट नार्सिसिस्ट बहुत इजीली पकड़ में आ जाते हैं. बट आप जिसको समझ रहे हो ना, वो नहीं हो सकता है एग्जैक्टली. ठीक है. दूसरा है
preoccupied with fantasies of success and power. ठीक है, अब आप सोचोगे कि भैया पावर तो हर किसी को चाहिए, मुझे भी चाहिए, तो क्या मैं नार्सिसिस्ट हूँ? नो, एवरीबडी वॉन्ट्स पावर, एवरीबडी वॉन्ट्स सक्सेस, बट आप देखोगे कि नार्सिसिस्ट आर मोस्टली सक्सेसफुल पीपल या फिर वेल ग्रूम्ड, बिकॉज दे वॉन्ट टू शो देमसेल्व्स एज अ वेल ग्रूम्ड, सक्सेसफुल एंड पावरफुल पर्सन इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी. एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वो यही ग्रूमनेस में, मतलब देखो अभी हर कोई इंसान जो मैनिपुलेट कर सकता है हैज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी. उसकी पर्सनैलिटी आप इमेजिन ही करो, जस्ट इमेजिन कि एप्स्टीन फाइल का एग्जांपल ले लो. दीज पर्सनैलिटीज कैन मैनिपुलेट पीपल. अब उन्हें किस चीज़ की भूख है? सक्सेस की और पावर की. अब जिस किसी भी इंसान को इस चीज़ की भूख है तो उसे हम नार्सिसिस्ट तो नहीं कह सकते, बिकॉज एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट कुड नॉट बी नार्सिसिस्ट, राइट? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. अब ये दोनों चीज़ें तो उसमें पाई जाती है. ये पाँचों के पाँचों, सातों के सातों भी किसी इंसान में हो तो हम कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसे नहीं कंसिडर कर सकते. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बता रहे हैं, बिलीव दे आर स्पेशल एंड यूनिक. एवरीबडी थिंक्स दैट दे आर स्पेशल एंड यूनिक. अब मुझे आप बताओ, आप ये वीडियोस देख रहे हो या फिर कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें आप खुद को स्पेशल समझते हो नहीं समझते हो? आप खुद को अलग भी समझते हो, बट क्या मैं आपको कह सकता हूँ कि भैया नो, तुम तो फिलहाल सिर्फ सक्सेस, पावर, स्पेशल होने में, यूनिक होने की ही बातें करते हो, तो क्या तुम उस इंसान को स्पेशल कहोगे? ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. मेरा एक फ्रेंड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है वो पावर और सक्सेस को, और साथ ही साथ वो खुद को स्पेशल और यूनिक भी समझता है. बट उसी के साथ वो अगर कोई रो रहा है तो उसके साथ रो भी देता है, उसके इमोशंस को समझता भी है, उसके साथ भी देता है. और ऐसा वो एक के साथ नहीं करता, वो सबके साथ कहता है. मतलब आप समझो, उसको सक्सेस की भी भूख है, पावर की भी भूख है, स्पेशल भी है, यूनिक भी है, खुद का इंपॉर्टेंस भी समझता है, और साथ ही साथ लोगों के इमोशंस को भी समझता है. अगर बात करूँ उसके क्लोज्ड वन की, आप कहोगे सर वो तो फिर सोसाइटी को समझते ही है ना, बट एक्चुअली में वैसा नहीं है. अब उनके क्लोज्ड वन में फॉर एग्जांपल उसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, उसकी गर्लफ्रेंड की इमोशंस को भी समझता है वो बंदा. ही केयर्स अबाउट हर जेन्युइनली, ही वॉन्ट्स टू बी बेस्ट एट द रिलेशनशिप, सो ही गिव्स हर वैल्यू एंड ही मेक्स द रिलेशनशिप स्पेशल. वो चाहता है कि उसका रिलेशनशिप स्पेशल हो, इस वजह से वो उसके हर इमोशन को वैल्यू करता है. ठीक है, बट एट दिस केस क्या होगा कि वो खुद को ही स्पेशल मानेगा, खुद को ही यूनिक मानेगा, बाकी गए तेल लेने. समझ रहे हो? बाकियों को स्पेशल मानेगा ही नहीं. दैट्स इट. उसके आगे मैं कुछ एक्सप्लेनेशन देना भी नहीं चाहता. अब आगे देखो, आगे है रिक्वायर्स एक्सेसिव एडमायरेशन. किसे नहीं चाहिए एडमायरेशन मेरे भाई? अगर वो ज़्यादा एडमायरेशन मांग रहा है इसका मतलब उसे नार्सिसिस्ट कह दोगे? नहीं, उन्हें ये सारी चीज़ें चाहिए, एडमायरेशन भी चाहिए, पर अगर वो एडमायरेशन देता भी है तो यू कैन नॉट कंसिडर इट. तुम कहोगे सर वो शुरू में देता है, बाद में गायब कर देता है, मतलब बाद में नहीं देता. यस ट्रू, पर क्या तुम शुरू में तारीफ करने वाले को नार्सिसिस्ट कह सकते हो? हाँ, कह सकते हो. अगर उनमें ये चारों चीज़ें आपको मिल रही है और एकदम शुरू में ही मिल रही है तो भैया सावधान हो जाओ, आगे कुछ तो खतरा आने की देरी है, और वो आ भी सकता है. क्या पता आप उसमें फंस भी चुके होंगे. ये एक्सेसिव एडमायरेशन देते तो है, बट शुरुआत में इन्हें देना भी आता है. आई नो कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट जब तक ये पूरा हो नहीं जाता आपको क्लैरिटी मिलेगी नहीं. दूसरा है लैक ऑफ एम्पैथी. जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि दे ओनली केयर. अब ये चारों चीज़ें तो हर इंसान में हो सकती है, ऊपर वाली, हाँ, ऊपर वाली हर चीज़ हर इंसान में हो सकती है, बट अगर ये चीज़ आप में मिसिंग है ना, लैक ऑफ एम्पैथी, मतलब लोगों की पोजीशन ना समझना. ठीक है, अब मैं आपको एक बॉस का एग्जांपल देता हूँ. आपका बॉस है, वो चाहता है कि आप काम करो, ठीक है, टारगेट पूरा करो, आपको मीठी मीठी बातें बोलेगा, हाँ, आपसे काम करवा लेगा, और बाद में आपसे खुद की एडमायरेशन की भी इच्छा रखेगा.
पावर, सक्सेस, हर चीज़ का आपको मोटिवेशन भी देगा, ज्ञान भी देगा और ख़ुद भी वो रखने की कोशिश करेगा। अगर आप उसे बताते हो कि मेरे घर में फ़िलहाल इमरजेंसी है, मुझे जाना पड़ेगा, इफ़ दैट पर्सन डजंट गिव यू अलॉटमेंट ऑफ दैट, देन समझ लेना दिस इज़ द बिगेस्ट साइन ऑफ लैक ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी बहुत महंगी चीज़ है भैया, ऐसे ही इजीली किसी को भी नहीं मिल सकती, समझ रहे हो। अब एम्पैथी करना भी बहुत मुश्किल है। अब एम्पैथी की वजह से तुम्हें बहुत सारी चीज़ें याद आ रही होगी, जैसे कि एम्पैथ हो गया, डार्क एम्पैथ हो गया, ये कम्प्लीटली सोशल मीडिया की बनाई हुई टर्म्स एंड कंडीशन टर्म्स है, जिसे हर कोई मतलब अगर डार्क एम्पैथ को भयंकर बना दो तो डार्क एम्पैथ बनना चाहते, तो खैर वो बात अलग है। तो मैं कह रहा हूँ अगर किसी में ये ऊपर वाली 4 चीज़ें हैं पर 5वीं नहीं है, ये वाली नहीं है, देन यू कैन नॉट कॉल दैट पर्सन नार्सिसिस्ट कंप्लीटली। हर इंसान में ये 4 चीज़ें हो सकती है बट ये 5वीं नहीं रही, तो फिर उसे तुम नार्सिसिस्ट कंसिडर कर सकते हो, समझ रहे हो। देखो अभी एम्पैथी जाने का भी रीजंस बहुत सारी है। देखो एक इंसान बोर हो गया तो भी उसकी एम्पैथी कम हो सकती है, अगर इंसान का कुछ काम नहीं है आपसे तो भी एम्पैथी कम हो सकती है, और तीसरा अगर उसका इंटरेस्ट निकल गया तो भी एम्पैथी कम हो सकती है। इट्स ऑल अबाउट कि हाउ द पर्सन हैज़ रिएक्शन अबाउट यू। हाँ, अगर इन सारे रीज़न के वजह से एम्पैथी कम हो गई है तो हाँ वो नार्सिसिस्ट नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एम्पैथी नहीं दिखाते जस्ट बिकॉज नोबडी हैज़ शोड देम, नो, जस्ट बिकॉज कि उन्हें अभी इंटरेस्ट नहीं रहा, वो बोर हो चुके एम्पैथी दिखा के, अभी उन्हें फील ही नहीं होता, उनके लिए वो बड़ी बात ही नहीं रही है, दैट इज़ नॉट बिग डील फॉर देम, दैट्स एज ए रिजल्ट उनमें एम्पैथी ख़त्म हो जाती है। अब रही बात हॉस्पिटल में, अब डॉक्टर इतने सारे पेशेंट्स को ट्रीट करता है, साथ ही साथ रोज़ उसे डेड बॉडीज़ देखना पड़ती है, तो जस्ट इमेजिन क्या कोई रोता हुआ डेड बॉडी के पास बैठ कर रोते हुए बैठा हुआ है, डॉक्टर सिर्फ बुरा फील कर रहा है, बट क्या आपको जेन्युइनली लगता है कि डॉक्टर को उस चीज़ की वैल्यू होगी? यस ही वैल्यूज़, बट उसकी नज़र मर चुकी है, उसके लिए वो इतनी बड़ी बात नहीं रह गई है कि एक डेड बॉडी को देखना या फिर रोते हुए माहौल को फेस करना। ही हैज़ टू बी इमोशनलेस एट दैट मोमेंट, वो इमोशनलेस नहीं बना हुआ है, बस उसे उस सिचुएशन में रहने की आदत हो चुकी है, एज ए रिजल्ट उसके लिए वो बड़ी बात नहीं रही है। तो बहुत सारे रिलेशनशिप्स में क्या होता है, सेम चीज़ होती है कि वेन एवर पार्टनर इज शोइंग इमोशंस, सेम वे उस पार्टनर के इमोशंस मरे नहीं है, बस उसे वो नॉर्मल हो चुकी है सिचुएशन, और वो सिचुएशन नॉर्मल होने की वजह से सामने वाला पार्टनर हमारा इमोशनलेस या फिर एम्पैथी न दिखाने वाला बन जाता है। एज ए रिजल्ट पार्टनर को क्या लगता है कि भैया इस इंसान को सीधा मेरे थोड़ी भी इमोशन की कदर नहीं, मैं रो रही हूँ इतना इसके सामने फिर भी डजंट केयर, मैं कह रही हूँ कि मैं चली जाऊँगी, मैं छोड़ के चली जाऊँगी, मेरे साथ ये हो रहा है, मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, बट ये इस इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ता, एम्पैथी ही नहीं मेरे बारे में, नार्सिसिस्ट है तू। तो मोस्टली रिलेशनशिप में ये होता है, एंड 90% रिलेशनशिप में ये होता है। उसमें अगर आपको लग रहा है कि शुरू में उसने केयर दिखाई बट अभी तो वो मेरे रोने पे रिएक्ट भी नहीं करता है, तो समझ लेना कि शायद वो बोर हो चुका है या फिर उसे सच में केयर नहीं रह चुकी है। तो ये भी रीज़न होता है एम्पैथी ख़त्म होने के। तो इंस्टेड ऑफ जजिंग कि क्या रीज़न है एम्पैथी नहीं है, सोचो क्यों एम्पैथी ख़त्म हो चुकी है, क्या किया था तुमने, पास्ट में उसे सताया था, तकलीफ़ दी थी, या फिर ऐसे कुछ कांड किए थे जिस वजह से वो तुम्हारी केयर करना बंद कर दिया है। ढूंढो उसे लेबल करने से पहले। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट हम 6ठा रीज़न देखेंगे। 6th रीज़न इज़ ड्रामेटिक एंड एग्जैजरेटेड स्पीच। आपने तो स्पीच देते हुए लोगों को सुना ही होगा, एग्जैजरेटेड, बड़े बड़े बाता ढूंगन कहलाता, दैट्स द पॉइंट। मतलब इन्हें हर चीज़ ड्रामेटिक करना बहुत पसंद है, जैसे मूवीज़ में करते हैं। अगर कोई हीरो बता रहा है कि दुनिया हिला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बड़ी बड़ी बातें, बस इतना कहूँगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एम्पैथी तो कंपलसरी दिखनी ही चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आपको सक्सेस दिखे,
या फिर यूनिकनेस का भ्रम दिखे या फिर सेल्फ इंपॉर्टेंस का भ्रम दिखे, आपको इसमें से कोई भी 5 सिम्टम्स अगर दिखाई दे तो शायद नार्सिसिस्ट में हो सकता है. बट अगर आपने कुछ किया है, उस वजह से वो इंसान ऐसा रिएक्शन दे रहा है, देन दैट कैन बी डिफरेंट केस. मैं कह रहा हूँ अगर आपने कुछ किया है और उस वजह से वो इंसान रिएक्ट नहीं कर रहा है या फिर एम्पैथी नहीं दिखा रहा है, तो सच में उसे एम्पैथी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. समझ रहे हो? थैंक यू सो मच. और रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है. 7वां पॉइंट है सजेस्टेबल, ईजिली इन्फ्लुएंस्ड एंड सेल्फ हार्म. अभी मुझे एक बात बताओ कि जो इंसान खुद को इम्पोर्टेंस दे रहा है, उस इंसान को अगर सक्सेस, पावर या फिर सेल्फ इम्पोर्टेंस या फिर स्पेशलिटी होने का एहसास नहीं होगा, तो खास और बहुत सिंपल सी बात है कि वो सेल्फ हार्म की धमकियाँ भी दे सकता है और सेल्फ हार्म कर भी सकता है. बिकॉज कौन इम्पोर्टेंट है उसके लिए सबसे ज़्यादा? वो खुद इम्पोर्टेंट है. ठीक है, क्या कज़स है, कैसे होता है ऐसा किसी के साथ? क्या होता है? चाइल्डहुड फीचर्स और दूसरा अटेंशन एंड नीड्स. 3 कंडीशंस होती है. देखो इसमें मैंने लिखी नहीं है बट आई नो दोस कंडीशंस. फर्स्ट इज कंसिस्टेंट लव फ्रॉम पेरेंट्स. कंसिस्टेंटली, लगातार उसे हर चीज़ में अटेंशन मिला है, उसे महसूस करवाया गया है कि बेटा तू यूनिक है, तू सबसे बेहतरीन है, दुनिया का बेस्ट पर्सन, तुझसे बढ़िया इंसान कोई नहीं है दुनिया में. अगर ये कह दिया तो भैया इंसान खुद को खुदा भी मान सकता है. दैट्स इट, दैट्स द गुड पॉइंट. दूसरा, इग्नोरेंस. बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है इस बच्चे को बचपन में. मतलब ये दोनों अलग अलग कंडीशन है, ये अलग कंडीशन है, ये अलग कंडीशन, दोनों कंडीशन में नार्सिसिस्ट बन सकता है. और तीसरा कंडीशन है इनकंसिस्टेंसी. मतलब उसे पता ही नहीं कि क्या करने के बाद मुझे प्रेम मिलेगा. मैं ज़्यादा मार्क मिल गया, फॉर एग्जांपल अगर वो उसे कंसिस्टेंटली पता चल गया कि उसे अच्छे मार्क्स मिलने के बाद अप्रिसिएशन मिलता है और जो चाहिए वो मिलता है, तो उसे ये समझ में आ जाता है कि अगर मैं अच्छा बिहेव करूँ, अगर मैं बेस्ट करके दिखाऊँ, तो शायद मुझे मेरे पेरेंट की तरफ से वैलिडेशन मिलेगा, तारीफ मिलेगी, अदरवाइज़ मुझे मार, हान, पीट सब कुछ मिलेगा. और ये तीनों कंडीशन में नार्सिसिस्ट बन सकता है. आप कहोगे फिर सर कैसे पेरेंटिंग से नार्सिसिस्ट नहीं बनता है? जो बैलेंस्ड है, ठीक है, जिसे रिवार्ड सिस्टम ना हो, मार्क्स ही मिलेंगे तो प्यार मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. उसे प्रेडिक्टेबल लगना चाहिए कि भैया मुझे अगर मार्क्स भी नहीं आए तब भी मुझे प्यार करेंगे, उतना ही मेरे से कनेक्शन रखेंगे, मुझसे बातें करेंगे. मैं स्पेशल नहीं हूँ, ठीक है, मैं गलती करूँगा तो डांटेंगे, बट मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देंगे. ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो है. और क्या पॉइंट रह गया? ट्रीटमेंट के बारे में तो मैं आपको बताऊँगा नहीं. ओके. ओहो ओहो ओहो. हाँ, तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नार्सिसिस्ट्स. तो टाइप्स ऑफ नार्सिसिस्ट आपको मैं दिखाऊंगा. पहला है ग्रैंडियस, दूसरा है वर्नेबल, तीसरा है मैलिंगेंट, चौथा है कोवर्ट नार्सिसिस्ट. आप सोचोगे कि भैया ये किसने मतलब डिसाइड किया ये टाइप्स? ऑब्वियसली DSM-5 ने. देयर हैज़ बिन अ ग्रेट रिसर्च एंड उसके बाद ये डिसाइड हुआ है कि भैया इतने टाइप्स होते हैं. अब ऐसा नहीं है कि हर कोई एक सेपरेट टाइप्स में से आता है, ये सारे मिक्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कोवर्ट नार्सिसिस्ट. ठीक है, कोवर्ट नार्सिसिस्ट क्या होता है? चलो ध्यान से देखते हैं. कोवर्ट नार्सिसिस्ट, सबसे पहली बात यह है कि इसके कोर ट्रेट्स है सीक्रेटली सेल्फ सेंटर्ड. ठीक है, सीक्रेटली सेल्फ सेंटर्ड, विक्टिम मेंटालिटी, फील्स अनअप्रिशिएटेड एंड पैसिव अग्रेशन. आप कहोगे कि यह है भैया थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं, तो पहला मैं आपको दूसरा बताता हूँ. विक्टिम मेंटालिटी कैसा है? ये ना आपको पावर दिखा के पजेस नहीं, आपको पावर दिखा के कंट्रोल नहीं करेंगे. ये खुद को मजबूर, लाचार, बेचारे और बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखा के आप पे कंट्रोल करेंगे. आप कहोगे भैया
कमजोरी दिखा के कैसे कंट्रोल कर सकता है कोई? बीमारी बताएंगे, नहीं तो पैसों की प्रॉब्लम बताएंगे। शुरू में तो देखो, शुरू में तो आपको चाम दिखाएंगे, आपको लव देंगे, केयर देंगे, सब देंगे, और आप उन्हें मदद प्रोवाइड, वो खुद से मदद नहीं मांगेंगे, ठीक है, वो बस दिखाएंगे कि देखो हाय मेरे को मदद की ज़रूरत है, कोई मेरी आके मदद कर दो। मदद नहीं मांगेंगे, मदद को रिजेक्ट करेंगे। हाँ, पर जब ऑफर करेंगे ना तो रिजेक्ट, उससे भी रिजेक्ट नहीं करेंगे, समझ रहे हो? आप ऑफर करोगे शुरू में, वो रिजेक्ट करेंगे, दूसरी बार तीसरी बार रिजेक्ट करेंगे। हाँ, पर प्रॉब्लम्स का पहाड़ आपकी तरफ तोड़ते रहेंगे, मतलब बताते रहेंगे आपकी प्रॉब्लम्स, ठीक है। एक बार आप उनके प्रोवाइडर बन गए, ठीक है, वंस यू बिकम योर प्रोवाइडर, वंस यू बिकम देयर प्रोवाइडर, फिर आप ही उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे। मतलब आपने एक बार हेल्प कर दी पैसे देकर, सेकेंड टाइम अगर कुछ भी क्राइसिस होता है और वो प्रॉब्लम में फंसते हैं और वो आपको प्रॉब्लम आके बताएंगे, हेल्प तो मांगेंगे नहीं, प्रॉब्लम आके बताएंगे, और आप मदद नहीं करोगे तो उस प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार आप होंगे। क्यों? क्योंकि आपने मदद ही नहीं की थी। दैट्स वाई आई एम इन दिस प्रॉब्लम। समझ रहे हो? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक लड़की है जिसे एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड मिला विच शी वांटेड, बहुत चार्मिंग, बहुत हैंडसम लुकिंग, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकोगे कि वो लड़की समझ रही थी कि मेरी तो लॉटरी लग गई, हाय हाय इतना बेस्ट है। शुरू में उस इंसान ने खुद की जॉब के बारे में झूठ बोलकर उसके साथ रहा, बताया उसे कि आई डू दिस 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 काइंड ऑफ जॉब, और ठीक है ना, वो समझी कि तो दोनों रिलेशनशिप में आ गए। बाद में उसे पता चला कि ही इज़ नॉट एट द पोजिशन विच ही इज़ टेलिंग। ही वॉज अ ड्राइवर एट दैट कंपनी के जो पोजीशन के बारे में बता रहा था ना, उसी कंपनी में वो ड्राइवर के पोजीशन पे था, ठीक है। अभी चलो, और उसमें भी उसने क्या बताया कि मजबूरी की वजह से मुझे ड्राइवर बनना पड़ा। अभी क्या मजबूरी रही होगी? वो लड़की इतना प्यार में पागल हो चुकी थी उसके अटेंशन, उसके अफेक्शन में, कि शी ट्रस्टेड हिम, एंड उस ट्रस्ट के बेसिस पे शी स्केप्ड हिम हेल्पिंग, ठीक है। अब इस मोमेंट पे उसने उसकी मजबूरियाँ बताई, उसकी प्रॉब्लम बताई, उसकी फैमिली कंडीशन बताई, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बताई। उसमें उसका पार्टनर क्या कहेगा? तुम्हें मदद चाहिए? उसने कहा नहीं। चालाकी देख रहे हो, उसने सिर्फ प्रॉब्लम्स बताई, इतनी प्रॉब्लम्स बताई जब तक कि उसके पार्टनर ने ऑफर नहीं की, हेल्प ऑफर नहीं की, तब तक उसने प्रॉब्लम बताता रहा, बस। दैट्स इट। दैट्स हाउ द कोवर्ट नार्सिसिस्ट बिहेव। फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर नार्सिसिस्ट हो तो फादर नार्सिसिस्ट का कैसा एग्जाम्पल होगा? वो ना अग्रेसिव रहेंगे आपके साथ, ना बैड बिहेव करेंगे, वो बस तभी आपके साथ एक्टिव होंगे जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, और मोस्टली बच्चा ऐसा ही चीज़ करता है, जब ज़रूरत है तो स्वीटली वो चीज़ें कर देंगे। ये क्या करेंगे? अपने प्रॉब्लम्स का दुखड़ा रोएंगे आपके सामने, कहेंगे नहीं कि हेल्प मी आउट, आई हैव दिस दिस दिस। नॉर्मल इंसान क्या करेगा? जाएगा, सी आई हैव दिस दिस प्रॉब्लम्स एंड आई नीड योर हेल्प, प्लीज़ हेल्प मी आउट विद दिस। हम हेल्प कर देंगे या फिर नहीं भी करेंगे। ये क्या करेंगे? ये आएंगे, दुखड़ा रोएंगे, प्रॉब्लम्स बताएंगे, मजबूरी दिखाएंगे, मदद नहीं मांगेंगे। जब तक कि इन्हें मदद ऑफर नहीं होंगी, उनके सामने सिर्फ दुखड़ा ही रोते रहेंगे। कमेंट करो अगर ऐसा इंसान आपको मिला होगा तो। और यही इंसान है कि हम इन्हें नार्सिसिस्ट नहीं समझते हैं, ये भी नार्सिसिस्ट होते हैं। ये तो बहुत मजबूरी, मतलब ये एक ट्रेट है नार्सिसिस्ट वालों का। अगर आप इसे मिक्स भी कर दोगे ना एंगर वालों के साथ, तब भी आपको देखने को मिलेगा। आई डोंट नो दिस इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग और नॉट, बट मैं जितना हो सके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना मुझे याद आ रहा है, जैसे जैसे मुझे केसेस या फिर चीज़ें मिलेगी वैसे वैसे मैं बताता जाऊँगा। हाँ, पैसिव अग्रेसिव। अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया कि पैसिव अग्रेसिव आपको मजबूर करेंगे, ये फील करवाएंगे कि भैया आई एम बिकॉज ऑफ यू आई एम इन दिस प्रॉब्लम, दैट्स इट। दूसरा बिहेवियर क्या दिखाएंगे ये? आई डोंट नो व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद दिस। हाँ, बिहेवियर क्या है? इन्हें अटेंशन चाहिए,
यू नो व्हाट, एक क्लास में एक लड़की थी जो क्या करती थी कि सबके सामने, मतलब नई नई आई और सबके सामने गोली लेने लगी. शी न्यू दैट कि पीपल वुड आस्क हर कि व्हाई आर यू टेकिंग दिस मेडिसिन. जैसे ही उसने लोगों के सामने मेडिसिन लेना स्टार्ट किया, छुपा, कोई इंसान क्या करेगा, नॉर्मल इंसान, की भैया मैं गोली ले रही हूँ, थोड़ा सा मुंह छुपा के गोली ले लेती हूँ. बट ये जानबूझ के गोली निकालेगी. और गोली निकालने से पहले भी ऐसा नहीं कि सिर्फ निकाली और खा ली, पहले पूछेंगी सर मुझे ना एक मेडिसिन लेनी, क्या मैं ले लूँ. अब अगर टीचर स्मार्ट होगा तो नहीं पूछेगा, अगर स्मार्ट नहीं होगा तो वो पूछेगा क्यों बेटा कौन सी गोली ले रही हो. फिर क्या, इसे ओपनली क्लास में सिंपैथी इम्पैथी लेने का चांस मिल जाएगा कि हाँ सर एक्चुअली ना मुझे ये प्रॉब्लम है एंड यू डोंट नो आई हैव दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज विद दिस काइंड ऑफ नार्सिसिस्ट. इसे कहते हैं कोवर्ट नार्सिसिस्ट. ठीक है. सीकिंग सटल वेज, मतलब बहुत सारे मतलब कुछ भी रास्ते ढूंढ के निकालेंगे अटेंशन लेने के लिए. दूसरा, कंप्लेंट्स करते रहते हैं भैया, हर बार मैंने ऑलरेडी आपको बताया ऊपर, कंप्लेंट्स करते रहते हैं. प्ले द विक्टिम कार्ड. रिसेंटफुल एंड जजमेंटल. जजमेंटल किसको जज करेंगे, सिचुएशन को जज करेंगे, आपको जज करेंगे, आपकी हेल्प को जज करेंगे, आपके पोजीशन को जज करेंगे. नेक्स्ट इज रिलेशनशिप डिस्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कुछ गलती कर दी, कोई भी XYZ विक्टिम माइंडेड पार्टनर के साथ आप हो, तो वो क्या करेगा, वो खुद की मजबूरी दिखाएगा. वो दिखाएगा कि आपने उसे लाचार, मजबूर, बेचारा, बेसहारा कर दिया, जिस वजह से उसे आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है. तो कम्प्लीटली साइलेंट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे. इमोशनली आपको, आपके इमोशंस नहीं है, सिर्फ उनके इमोशंस को इमोशंस है, बाकी आपके नहीं है, बिल्कुल नहीं है. दे डू नॉट एग्जिस्ट एट ऑल. ठीक है. सेंसिटिव टू रिजेक्शन. अगर उन्होंने आपको कुछ ऑफर भी किया, या फिर आपकी चाहे हेल्प हो, या फिर वैलिडेशन हो, या फिर इमोशंस हो, कुछ भी चीज़ हो, आपने रिजेक्ट किया ना, बन जाएंगे इंस्टेंटली. रोना धोना, इमोशंस, विक्टिम कार्ड खेलना, इरिटेट हो जाओगे ऐसे पर्सनालिटी के साथ. होल्ड ग्रजेस. 2 साल पुरानी चीज़ अब निकालेंगे और आप पे सवाल उठाएंगे. अगर प्रेजेंट मोमेंट में विक्टिम कार्ड खेलने के लिए कुछ मोमेंट नहीं बचेगा, तो तब का मोमेंट निकाल के आपके सामने रखेंगे एंड दे विल प्ले विद दैट. इसमें कोई दो राय नहीं. अब मैं आपको एक केस दिखाऊंगा, ध्यान से देखना. ये थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है मुझे, बट फाइन, आपके लिए कुछ भी करूँगा. हाँ, केस स्टडी तो हमारी है सारा, जो कि 30 साल की है. ठीक है. उसका ऑक्यूपेशन क्या है, शी इज़ असिस्टेंट, फील्स अनडिवरेबल है, सॉरी ये मुझे दिखाई नहीं दिया, अंडर वैल्यूड. शी फील्स अंडर वैल्यूड. ओ माई गॉड, वो असिस्टेंट है, व्हाट शी फील्स अंडर वैल्यूड. ठीक है. उसे लगता है कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं करता इस कंपनी में, इस जगह पे, इस पोजीशन पे. एंड एक्चुअली में लोग वैल्यू करते हैं, बट उसके हिसाब से, उसके क्राइटेरिया में जो बैठता है कि भैया इस चीज़ को वैल्यू, अगर ये चीज़ें मुझे मिली, देन आई विल फील समवेयर आई एम वैल्यूड. बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ द बिगेस्ट साइन. एंड एग्जॉशन है ये, इमोशनली आपको एग्जॉस्ट कर देंगे और मिलेंगी भी नहीं. आपको लगेगा कि आप कंट्रोल नहीं किया, बट दिस इज़ द बिगेस्ट साइन ऑफ नार्सिसिज्म. बिहेवियर कैसा रहेगा, रिसेंटफुल, बॉस ब्लेम्स अदर्स फॉर प्रॉब्लम्स. मतलब ये बार बार बोलती रहेगी कि भैया मुझे ही ब्लेम किया जाता है, मैं इतना सब कुछ करती हूँ बट फिर भी मुझे वैल्यू नहीं दी जाती है. बॉस को भी ये तकलीफ दे सकती है ऐसी, मतलब. रिलेशनशिप कैसा है, क्लिंजी, पजेसिव, अग्रेसिव, जेलस ऑफ अदर्स. ठीक है. अब मुझे पजेसिव और अग्रेसिव बताने की ज़रूरत नहीं है. जेलसी क्यों होती है, क्योंकि खुद को अंडर वैल्यू महसूस करना और बाकियों को वैल्यूड, कि भैया
मुझे ही अटेंशन नहीं मिल रहा है, मुझे ही वैल्यू नहीं मिल रही, बाकी सबको मिल रहा है. तो आई डोंट नीड टू गिव यू एग्जाम्पल अबाउट दिस, बट दिस इज द बिगेस्ट साइन. ठीक है, हम देखते हैं अभी. नेक्स्ट मिलेंगे, आपको बाद में बताऊंगा. ग्रैंडियस. आप बोलोगे भैया क्या है ग्रैंडियस में? इसके कॉमन फीचर्स क्या है? नीड ऑफ एडमायरेशन, जैसे कि ऑलरेडी कहा. लैक ऑफ एम्पैथी, मतलब एम्पैथी बिल्कुल भी गायब होती है. एंटाइटलमेंट, एंड देन ट्रबल इन रिलेशनशिप. भयंकर कंट्रोल करेंगे, खुद की तारीफ कर करके, मतलब ये ट्रेट एक साइन है, एक खुद की तारीफ ही करेंगे बस, बाकी पार्टनर का तो कुछ नहीं. मैं ही बेस्ट हूँ पार्टनर, एज अ पार्टनर भी मैं ही बेस्ट हूँ. ग्रैंडियस, खुद को ग्रेट समझते हैं. ग्रैंडियस का मतलब ही ग्रेटनेस है. ठीक है. कोर ट्रेट क्या है? एग्जैजरेटेड सेल्फ इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया. बिलीव दे आर सुपीरियर, मैं तो भैया मेरे से बड़ा है ही नहीं कोई. दूसरा है ओवर एस्टिमेटेड अचीवमेंट्स. जो कुछ भी अचीव किया ना उसे तो बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे ही, बट अंदाजे ऐसे लगाएंगे जैसे कि बहुत भयंकर चीज़ का अचीवमेंट करने जा रहे हैं, जो कि नहीं है. अब ये बिहेवियर में कैसे होते हैं? इन्हें चाहिए भयंकर लेवल का अटेंशन एंड एडमायरेशन. एक कंपनी में एक बॉस है, ठीक है. वो क्या कहेगा? वो एक सिंपल सी स्पीच देगा, ठीक है, पर स्पीच देने के बाद भी बोलेगा, देखा, कोई बता सकता है तुमको ये सारी चीज़ें, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें? हाँ, अरे मैं जब बोलना स्टार्ट करता हूँ ना, मतलब मुझे भी पता नहीं होता कि कौन सी बढ़िया भयंकर चीज़ें मेरे मुंह से निकलेगी. ये चीज़ें समझाने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी, और आपके सामने मैंने बस कुछ पलों में आपके सामने रख दी. जस्ट इमेजिन कितना मेहनत से मैंने ये चीज़ें कलेक्ट करके आपके सामने पहुंचाई है. एंड इनके एम्प्लॉयज़ वुड बी लाइक, हाँ सर आप ही बता सकते हैं ये सारी चीज़ें. मतलब कहीं ना कहीं वो भी रिस्पॉन्सिबल, बट क्या भी कर सकते हैं, मजबूर है वो बताने के लिए. डोमिनेट्स कॉन्वर्जेशन. कुछ भी पॉइंट रख दो. वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने क्या अलग बताया, सेम चीज़ मैं कह रहा हूँ. उसके ऊपर ओवर द टॉप आपकी कोई भी आंसर. फॉर एग्जांपल मैं आपको आपने एक चीज़, इसी इंसान ने एक चीज़ एक्सप्लेन की, ठीक है, कि दुनिया पैसों पे चलती है, ठीक है. नेक्स्ट टाइम आपको सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया और आपने भी सेम आंसर दिया कि हाँ सर आपने सही कहा था, दुनिया पैसे पे चलती है. तो ये बनेगा, नहीं भाई नहीं, दुनिया पैसों पे तो चलती ही है, पर उससे भी ज़्यादा रिस्पेक्ट, वैल्यू, वर्नेबिलिटी पे चलती है. जिसके पास पैसा है चलो मान ले, पर उसके पास क्या हेल्थ है? हेल्थ भी चलती है. मतलब खुद के ही आंसर पे डबल आंसर देना स्टार्ट कर देंगे. मतलब वो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ वाह गुड यू हैव एक्सेप्टेड व्हाट आई हैव सेड. सिंपली तो इन्हें पटता ही नहीं है, बस इन्हें चाहिए कि एग्जैजरेट करो आंसर को, कैसे मैं और बेस्ट करके बताऊँ आंसर को. एंटाइटलमेंट, एक्सपेक्ट स्पेशल ट्रीटमेंट, की भैया अभी मैंने आपको जो कुछ भी चीज़ बताई ना, आप उस पर मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करो. कंसिडर मी एज योर गॉड. अगर आप समझोगे नहीं ना तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. नहीं तो आपको पता ही नहीं कि मैंने आपको जो चीज़ दी है वो आपको कोई नहीं दे सकता. सो आई एम स्पेशल, थैंक यू सो मच. रिलेशनशिप में कैसे होते हैं? इग्नोर बैकग्राउंड नॉइज गाइज, घर में हूँ. मम्मी प्लीज. काम है. हाँ, एक्सप्लोटेटिव, मैनिपुलेटिव, लैक ऑफ एम्पैथी, यूजेस ऑर्डर फॉर पर्सनल गेन. ठीक है, लोगों को तो इस्तेमाल करके करेगा ही, अगर बॉस है तो इतना मैनिपुलेट करेंगे कॉन्वर्सेशन, इतना मैनिपुलेट करेंगे जैसे कि वर्ड्स उनके हैं बट बताए गए इनके थ्रू हैं. देखो, सामने की अगर पोजीशन नहीं समझ सकते तो बिल्कुल भी नहीं समझते. अगर एम्पैथी प्रेजेंट है तो तुम उसे नार्सिसिस्ट नहीं कर सकते. अगर एम्पैथी बिल्कुल भी गायब है ऐसे इंसान में, कंसिडर बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है फिर.
नेक्स्ट हम देखेंगे वर्नेबल नार्सिसिस्ट। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, पर ब्रेक किस चीज़ का लूँ? बाकी चीज़ें अगले पार्ट में कवर करेंगे गाइज। तो हमारे पास वर्नेबल नार्सिसिस्ट और मेलेंगेट नार्सिसिस्ट बचा हुआ है, ठीक है। और उसी के आगे है हमारे अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बिटवीन पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, नार्सिज्म क्या होता है, एंड डोमिनेंस क्या होता है। मतलब डोमिनेशन तो सबको पता है, बट इन तीनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा गपलत और कंफ्यूज कर देते हैं लोग खुद को। तो हम उसे सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो सेकंड पार्ट में हम क्या देखेंगे, मेलेंगेट नार्सिसिस्ट एंड वर्नेबल नार्सिसिस्ट। कौन से मेलेंगेट नार्सिसिस्ट एंड वर्नेबल नार्सिसिस्ट। तो अगला वीडियो देखना, यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरे से कुछ गलती होगी तो थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ गई जो मुझे कंप्लीट करनी है, सो मैं वो करने के बाद आता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कमेंट नहीं करोगे तो नार्सिसिस्ट हो तुम। थैंक यू।